स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हार्डिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। अमूमन हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों को सही समय पर हृदय से संबंधित बीमारी की जानकारी नहीं रहती है और यही एक बड़ी वजह है कि स्थिति बेहद ज़्यादा गंभीर हो जाती है और मौत और जीने के बीच की एक बड़ी कश्मकश की जो दौर है वो शुरू हो जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस ने अब बेहद ज़्यादा तरक्की कर ली है। हार्ट फंक्शनिंग कम होने पर भी आप बेहतर जीवन जी सकते हैं और इसके लिए एक नई तकनीक जो इजाद है वो की गई है। आखिर किस तरह की ये तकनीक है, कितनी ज़्यादा कारगर साबित हो रही है और इसका सक्सेस रेशो किस तरह से भारत देश में तेज़ी से बढ़ा है, इन सब के बारे में जानेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज़ करते हैं हेल्थ गुरु का। हेल्थ गुरु में आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर अपोलो हॉस्पिटल की हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता राव। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू। मैम, हम देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस ने बेहद ज़्यादा तरक्की कर ली है। अलग अलग तकनीक के माध्यम से अब मरीजों का इलाज संभव हो पाया है। अगर मैं इम्पेला सर्जरी के बारे में बात करूँ तो ये किस तरह की डिवाइस है और किस तरह से काम करती है? इम्पेला दुनिया का सबसे छोटा हार्ट पंप है। ये उन पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है जिनकी हार्ट की पंपिंग बहुत ही कम हो गई है, जैसे कि देयर हार्ट हैज़ बिकम टू वीक और उन्हें किसी सर्जरी की ज़रूरत है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है और उनका हार्ट का पंपिंग इतना कम हो गया है कि उनका ये नहीं कर पा सकते हैं। और उन पेशेंट्स में भी ये यूज़फुल होती है जिनको सडन कार्डियोजेनिक शॉक में चले जाते हैं किसी हार्ट अटैक के वजह से या किसी और मायोकार्डाइटिस के वजह से या किसी भी वजह से अगर कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट चला जाता है तो उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक टेम्परेरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हार्ट का पंपिंग बहुत कम हो जाता है तो ये हार्ट आगे ब्लड नहीं फेंक सकती है। तो अगर हार्ट आगे पंप नहीं करेगी ब्लड तो शरीर के जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं उसमें इश्केमिया हो जाएगी, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, जैसे कि हमारी ब्रेन है, हमारी किडनीज़ है, हमारी लंग्स है, ये बिना ब्लड के नहीं सर्वाइव कर सकती है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है कि हमारा हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो गई है और सारे शरीर के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई की कमी पड़ रही है, तब हम इम्पेला डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे छोटा हार्ट पंप माना जाता है और ये हार्ट के जगह टेक ओवर करके ये पंप करती है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकाल करके वो ब्लड पूरे शरीर को सप्लाई करती है। मैम, इसका कहाँ से इजाद हुई है और भारत में इसकी स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ कहती है? इम्पेला डिवाइस जो ये अप्रूव हुई थी यूज़ के लिए, ये 2018 में अप्रूव हुई थी इंडिया में और 2018 से आज तक करीब अराउंड 40 to 50 डिवाइसेस इस्तेमाल हो चुकी हैं अभी तक। और ये जो डिवाइस है इट इज़ यूज्ड ओनली इन स्पेशल इंडिकेशंस और ऐसे पेशेंट्स में जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क है, उनका सर्जरी पहले संभव नहीं हो पाता था। विदाउट द यूज़ ऑफ दिस डिवाइस सिवियर एलवी डिस्फंक्शन वाले जो पेशेंट्स हैं उनका सर्जरी नहीं हो पाता था। अब वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में इस डिवाइस के इस्तेमाल करके लोगों का सर्जरी हो पा रहा है। जो पेशेंट्स पहले इनऑपरेबल थे, उनके लिए कोई होप नहीं थी, अब ये डिवाइस उनके लिए होप लेके आई है। मैम, ये किसी वरदान से कम नज़र नहीं आ रही है, जिस तरह से आप बता रही कि बिल्कुल अगर हार्ट फंक्शनिंग कम कर देती है काम करना। कैसे एनालिसिस किया जाता है कि ये पेशेंट को इस तरह की सर्जरी करने की ज़रूरत हो रही है? एनालिसिस प्रोसेस कैसा होता है आपका? तो हमें तब पता चलता है कि हमें इम्पेला डिवाइस की ज़रूरत है जब फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट्स, हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनका जब हम एंजियोग्राफी करते हैं और दूसरा की एकोकार्डियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी जब हम करते हैं तो उसमें बीमारी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस, यानी कि उनके नसों में ब्लॉकेजेस हुई होती है। अटैक वाले पेशेंट्स को अक्सर आर्टरीज बंद भी हो जाती है और इसके वजह से उनका हार्ट का पंपिंग बहुत कम हो जाता है।
ये पंपिंग के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। जब इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं जिसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब वही होता है कि हार्ट आपकी कैसे पंप करती है। एक आम आदमी जो रहता है उसके हार्ट की नॉर्मल जो पंपिंग रहती है वो करीब 65-70% रहती है। जब पेशेंट्स को हार्ट अटैक होता है और बहुत सीरियस अटैक होती है, तीनों नसों में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर लेफ्ट मेन में उनको बीमारी होती है, इन दीज सिचुएशंस हार्ट का पंपिंग काफ़ी कम हो जाता है, हार्ट का काफ़ी हिस्सा डैमेज हो चुका होता है और पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है कि उनकी सर्जरी, बाईपास सर्जरी या फिर एंजियोप्लास्टी की जाए। तो टू डिसाइड वेदर दिस पेशेंट रिक्वायर्स इम्पेला और नॉट, उनका एंजियोग्राफी और उनका एकोकार्डियोग्राफी इज़ अ मस्ट। देन वी आर एबल टू डिसाइड कि दिस पेशेंट रिक्वायर्स अ प्रोसीजर, बट चूँकि पंपिंग बहुत कम है तो रिस्क प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा रहती है और इतना ज़्यादा रिस्क लेके वो नहीं हो सकती है, इसलिए ये डिवाइस को यूज़ किया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान पेशेंट को सपोर्ट मिल जाए। कई पेशेंट्स को सर्जरी के बाद भी इसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सो इट कैन बी केप्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम ऑल्सो, जब तक कि पेशेंट का खुद का हार्ट रिस्पॉन्स नहीं देने लगता है और टेक ओवर नहीं कर सकता है पंपिंग के फंक्शन को। मैम ये भी देखने में आता है कि अगर मरीज को आपने इस तरह का ट्रीटमेंट दे दिया है, उसके बाद किसी तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कई तरह के जोखिम होते हैं इसमें? इम्पेला डिवाइस आमतौर पे उन्हीं पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंसिव डिवाइस और ये सिर्फ उन लोगों पे ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल या बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। आमतौर पे जिन पेशेंट्स की मोर्टेलिटी की रिस्क करीब ऑलमोस्ट 80% रहती है, उन पेशेंट्स में ये इस्तेमाल किया जाता है सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ द प्रोसीजर सेफली। तो उनका बेसलाइन रिस्क of death is already about, you can say, 80%. By using the Impella in such patients, we are able to reduce that risk. काफ़ी हद तक उस रिस्क को हम reduce करके उनका successful surgery कर सकते हैं। So it is meant for very critically ill patients, patients who are in shock, जिनका blood pressure बहुत कम रहता है, blood pressure maintain करना मुश्किल है, जिनको end organ ischemia हो रहा है, blood supply kidneys में, brain में, lungs में, सब जगह कम होती जा रही है, पेशेंट की खुद की शरीर की क्षमता नहीं बची है, बट दे रिक्वायर अ प्रोसीजर और उसे सक्सेसफुल करने के लिए इसके इस्तेमाल की जाती है। मैम हाल ही में आपने पूरे मध्य भारत की पहली सर्जरी की है, कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा और कैसे पेशेंट आप तक पहुंचा? द फर्स्ट सक्सेसफुल सर्जरी विथ इम्पेला डिवाइस एक 50 वर्षीय व्यक्ति में की गई थी। उनके हार्ट की पंपिंग जो थी, उनकी एंजियोग्राफी हमारे यहाँ नहीं हुई थी, उनकी एंजियोग्राफी एक दूसरे बड़े अस्पताल में हुई थी और उनका एकोकार्डियोग्राफी भी वहीं हुआ था। उनके हार्ट के तीनों नसों में ब्लॉकेजेस थी, एक आर्टरी उनकी 100% बंद थी और बाकी दोनों में करीब 80 और 90% ब्लॉकेज थी। उनका जो लेफ्ट मेन है, लेफ्ट मेन सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है हार्ट की, बिकॉज वहाँ से हार्ट की करीब 80-85% ब्लड सप्लाई जाती है, वहाँ पर भी उनको ब्लॉकेज थी और उनके एकोकार्डियोग्राफी में जो रिपोर्टेड था, उनकी हार्ट की पंपिंग सिर्फ मात्र 5% घट के रह गई थी। उनको बैठे बैठे भी सीने में दर्द हो रहा था, सांस फूल रही थी और उनका सर्जरी होना नामुमकिन था। उन्हें बता दिया गया था कि इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपकी सर्जरी या एंजियोप्लास्टी हो पाए और इसीलिए उनकी स्थिति देखते हुए हमने उनको इम्पेला डिवाइस का बेनिफिट दिया ताकि वो 5% पंपिंग वाले हार्ट की भी सक्सेसफुली एंजियोप्लास्टी होके पेशेंट बच सके। एक बार डिवाइस अगर इंसर्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, उसके बाद कितना उसका सर्वाइवर होता है, कुछ ऐसा कुछ आइडेंटिफाई हुआ है क्या? सो इम्पेला डिवाइस जो है ये एक छोटा सा हार्ट पंप है और इसे हम कैसे इंसर्ट करते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई ओपन हार्ट सर्जरी करके इंसर्ट नहीं किया जाता है। इसमें जिस तरीक़ा से हम एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसी तरीके से एक सुई के माध्यम से हम ग्रॉइन से इंसर्ट करते हैं इस डिवाइस को और वो डिवाइस जो है एयोटा के माध्यम से अंदर जाके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है। उसका एक हिस्सा अंदर रहता है क्योंकि वो वहाँ से ब्लड को खींच के निकाल के एयोटा में फिर वो पंप करती है तो वो एक सुई के माध्यम इंसर्ट होती है इम्पेला डिवाइस और एक बार हम इसे शरीर में डाल दें तो फिर
इट कैन बी केप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4 to 6 days, यानी 4 से 6 दिन तक आप हार्ट को सपोर्ट कर सकते हैं इम्पेला डिवाइस के माध्यम से, और उसके बाद इसको निकाल दिया जाता है और जहाँ से हमने डाला है वहाँ या तो कुछ सूचर से आप उसको बंद कर सकते हैं या फिर सिंपल टेक्निक से आप उसको दबा के रखेंगे थोड़ी देर तक तो वहाँ से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। सो इट कैन बी केप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 days टू गिव सपोर्ट टू द हार्ट। हालांकि देयर आर केस रिपोर्ट्स जिसमें इससे थोड़ा ज़्यादा और एक्सटेंड करके थोड़े लंबे टाइम तक भी रखा गया है हार्ट के सपोर्ट के लिए। और अलग अलग टाइप के डिवाइस आते हैं। वी स्टार्ट विद द इम्पेला 2.5 और उससे और यानी कि 2.5 की जो क्षमता है शरीर को करीब 2.5 लीटर्स ऑफ ब्लड वो सप्लाई करती है पर मिनट। उससे डिफरेंट टाइप्स भी आती है, इम्पेला CP, इम्पेला 3.5, ये सारे की कैपेसिटी थोड़ा और ज़्यादा भी होती है। आज हम बात कर रहे हैं इम्पेला डिवाइस की कि ये कितना बड़ा वरदान साबित हो रही है मौजूदा दौर में, और ख़ास तौर पर वो पेशेंट्स जो लगातार हार्ट डिसीज़ को लेकर काफ़ी गंभीरता के साथ इस समय अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर सरिता मैम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि एक सपोर्टिव बॉडी होती है इसके पीछे, किस तरह की डिवाइस, किस सपोर्टिव बॉडी किस में इस्तेमाल की जाती है, ये कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं? आमतौर पे इम्पेला डिवाइस उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका हार्ट का पंपिंग बहुत ही कम होता है। नाउ कौन सी हम डिवाइस किस पे इस्तेमाल करते हैं, इम्पेला की भी अलग अलग वैरायटी होती है। किसी की पंपिंग 2.5 लीटर्स होती है, किसी की 3.5 लीटर्स होती है, किसी की 5 लीटर्स होती है। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। एक कि जैसे जैसे इसकी पंपिंग कैपेसिटी बढ़ती है, पर मिनट कितना लीटर ऑफ ब्लड वो पंप कर सकती है, वैसे वैसे इसकी जो फ्रेंच साइज़ है वो भी बढ़ते जाती है, यानी कि थोड़ा सा और मोटा होते जाता है वो डिवाइस। और चूँकि इसे हम परक्यूटेनियसली इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के पहले हमें वो आर्टरीज चेक करनी होती है कि क्या ये आर्टरी इस डिवाइस को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। सो इट हैज़ टू बी अ लिटिल बिगर साइज्ड वेसल जो बिगर डिवाइस को एक्सेप्ट करती है। सेकंड, इसमें कॉस्ट इम्प्लीकेशन भी होती है। जैसे हम थोड़ी सी और बड़ी डिवाइस लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलेस्ट डिवाइस। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि इस पेशेंट को ज़रूरत किस डिवाइस की है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्रोटेक्टेड PCI करते हैं, यानी प्रोटेक्टेड PCI यानी कि एंजियोप्लास्टी के दौरान पेशेंट को इम्पेला की सपोर्ट लगती है, इन दैट केस 2.5 डिवाइस यूजुअली सफाइस कर जाती है। बट अगर पेशेंट का पंपिंग बहुत ही कम है, वो कार्डियोजेनिक शॉक में है और उसे थोड़ी लंबी टाइम के लिए वो डिवाइस रखने की ज़रूरत है, इन दैट केस फिर हम इससे हायर एंड वाली डिवाइस की इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़्यादा ब्लड सप्लाई दे सकती है हमें पर मिनट और जो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए हम रख सकते हैं। So all of these things, the size of the arteries, the cost of the device, the requirement, how long this patient requires that Impella support, and how severe is the LV dysfunction, यानी कि हार्ट की पंपिंग कितना ज़्यादा डाउन है, ये सारी चीज़ देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को कौन सा वाला इम्पेला लगाने की ज़रूरत है। मैम, एक बार जब इम्पेला सर्जरी हो गई है उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है उसके फॉलोअप्स करना, रूटीन चेकअप के लिए क्या बार बार पेशेंट को आना पड़ता है? सो बेसिकली इम्पेला डिवाइस से ये रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कि हम इम्पेला डिवाइस जब डालते हैं कुछ दिनों में हम उसको निकाल देते हैं, सो देन दैट इज़ नॉट देयर। वो एक सपोर्ट ही देती है हार्ट को जब तक कि हार्ट की खुद की फंक्शनिंग वापस नहीं आ जाती है। बट जब हम ये इसे इंसर्ट करते हैं, सो लाइक इन अ रूटीन एंजियोप्लास्टी, बिकॉज इट इज़ अ लार्ज कैलिबर शीथ विच इज़ यूज टू डिप्लॉय इट, सो हमें रिस्क रहता है ब्लीडिंग रिस्क कि जहाँ से हमने पंक्चर लिया है, एक्सेस लिया है, वहाँ से ब्लीडिंग का हमें वॉच करना पड़ता है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। दूसरा, चूँकि इसकी जो पंप है वो बहुत स्पीड से हार्ट के अंदर घूमती है हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए, तो कभी कभी हमें थोड़ा हेमोलिसिस होता है, और हेमोलिसिस अगर होती है हमें तुरंत पता चल जाता है क्योंकि यूरिन पेशेंट की रेड कलर की आने लगती है। तीसरी रिस्क हमेशा कोई भी आप सर्जरी करेंगे तो तीसरा रिस्क हमेशा इन्फेक्शन का रहता है क्योंकि एक साइड से अंदर गई हुई है जो कि एक फॉरेन मटेरियल है, तो बहुत ज़्यादा देर अगर रखेंगे तो इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है। सो दीज आर द रूटीन रिस्क जो किसी भी सर्जरी में हमें होती है, और यही सारे रिस्क इम्पेला यूज़ करने पे भी होती है। द रिस्क इज़ क्वाइट स्मॉल, बहुत ज़्यादा ये रिस्क नहीं होता है, बट देन दीज आर द रूटीन रिस्क ऑफ डूइंग एनी सर्जरी।
जहाँ तक फॉलोअप का सवाल रहता है, एक बार पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद हमें जो हम रूटीन एंजियोप्लास्टी में बुलाते हैं कि 7 दिन के बाद हम पेशेंट को एक बार बुलाते हैं, उसके बाद 1 महीने में बुलाते हैं और उसके बाद 3-3 महीने पे बुलाते हैं फॉलोअप के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर। उसी तरीके से इस पेशेंट को भी बुलाया जाता है। फॉलोअप्स में कुछ ऐसा डिफरेंट हमें नहीं करना होता है, सिवाय ये देखने के लिए कि जिस लोकल साइट से हमने इंसर्शन किया है वो साइट ठीक रहना चाहिए। और डिस्चार्ज प्रोसेस कैसे रहती है पेशेंट की सर्जरी के बाद? सो डिस्चार्ज प्रोसेस इस पे डिपेंड करती है कि पेशेंट की रिकवरी कितनी फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल जिस पेशेंट का भी हमने सक्सेसफुल किया था, उस पेशेंट की डिस्चार्ज 4 दिन के अंदर हो गई थी। बट इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन कैसा है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है तो ही माइट टेक अ लॉन्गर टाइम टू रिकवर, और अगर पेशेंट की पंपिंग इमीडिएटली इम्प्रूव हो जाती है प्रोसीजर के बाद तो ही माइट रिकवर वेरी फास्ट ऑल्सो। इट ऑल डिपेंड्स कि किस टाइप ऑफ पेशेंट पे आप कर रहे हैं। बट आम तौर से ये डिवाइस यूज ही होता है बहुत क्रिटिकल और सीरियस पेशेंट्स में, इसलिए ऑन एन एवरेज वी विल से एटलीस्ट 4 to 6 days तो मिनिमम पेशेंट्स रहते ही हैं इसके बाद वाइल दे रिकवर। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसे देखते हैं कि पेशेंट अगर उसका पंपिंग केवल 5% हो रहा है तो उन बहुत होपलेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन के लिए इम्पेला कितनी बड़ी वरदान साबित हो रही है? ये एक बहुत बड़ी वरदान है, बिकॉज पहले जब किसी पेशेंट का पंपिंग 5% रहता था, 10% रहता था, तो एज डॉक्टर्स हमें भी डर लगता था कि इस पेशेंट को जैसे ही हम सर्जरी करेंगे पेशेंट विल डाई ऑन टेबल। ये बहुत बड़ा डर रहता है और आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी एंजियोप्लास्टी नहीं की जाती थी, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक सच अ रिस्क। सो पेशेंट के लिए भी रिस्क वॉज टू हाई, पेशेंट्स भी नहीं लेना चाहते हैं ये रिस्क, क्योंकि इतने कम पंपिंग में इतने हाई रिस्क में कैसे सर्जरी हो सकती है। तो ये पेशेंट के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क था, डॉक्टर के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क था, एंड दे हैड नो ऑप्शन एट दैट टाइम। और उस समय फिर उनके लिए सिर्फ यही ऑप्शन रहता था कि पूरी हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाए, जो कि बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होता है और हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। बट दिस हैज़ कम एज अ बोन टू सच पेशेंट्स कि इसके सपोर्ट के माध्यम से उनके इंदौर में भी आराम से हो सकती है, एंजियोप्लास्टी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है। सो इट हैज़ कम एज अ बोन टू आवर पेशेंट्स कि इस डिवाइस के माध्यम से हम हमारे जो एंड स्टेज हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट करके हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर, चार्ज की अगर बात करूँ, कॉस्टिंग क्या है, पॉकेट फ्रेंडली है क्या, आम जनता के लिए ये काफ़ी ईजिली अवेलेबल रहेगा? जब भी ऐसी कोई डिवाइस आती है जो कि इतना बड़ा काम कर रही है कि हार्ट को सपोर्ट कर रही है जबकि खुद की हार्ट बंद हो चुकी है, सो देन कॉस्ट विल ऑलवेज बी अ लिटिल स्टीप। इस डिवाइस की जो कॉस्टिंग पड़ती है दैट इज़ अराउंड 18 लाख रुपीज़, और मेरे ख्याल से चूँकि अभी ये आई है एंड इट हैज़ बीन देयर फॉर 2 years ओनली, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा इस पे इनोवेशंस होगी, इस पे सपोर्ट मिलेगा, इट विल कम आउट ऑफ द पेटेंट। मेरे ख्याल से इसकी कॉस्ट भी कम होगी। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो शुरुआत में इसकी कॉस्टिंग हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहती है, बट विद टाइम आई एक्सपेक्ट दैट इट शुड ऑल्सो कम डाउन, बट इट इज़ अ लाइफ सेविंग डिवाइस। मैम, क्योंकि ये अभी केवल इंदौर अपोलो हॉस्पिटल में हो रहा है, क्या और कहीं अवेलेबिलिटी के चांसेस है या फिर बेंचमार्क सेट करेगा अपोलो हॉस्पिटल? सो आई विल से कि टेक्नोलॉजी में हमेशा ये होता है कि किसने उसे अपनाया है, कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है। और हमारे अपोलो हॉस्पिटल में हम हमेशा यही सोचते हैं कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर एट योर डोर स्टेप, एंड वी ऑलवेज ट्राई कि दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ अगर अवेलेबल है हमारे पेशेंट्स को वो अवेलेबल होना चाहिए अपोलो के हर हॉस्पिटल में। तो अपोलो के 72 हॉस्पिटल्स में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। तो आई एम श्योर ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे लोग अपनाएंगे, बाकी सेंटर्स भी इसे यूज़ करेंगी और बाकी पेशेंट्स को भी इससे फ़ायदा होगा। बट येस, वी बिलीव कि हर चीज़ इंदौर में अवेलेबल होना चाहिए, पेशेंट को बेनिफिट होना चाहिए, इंदौर के पेशेंट को उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए हर टेक्नोलॉजी हम यहाँ लेके आते हैं। मैम, अंतिम सवाल करूंगी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आम जनता को, जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं? मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम एज डॉक्टर्स चाहते नहीं हैं कि कोई बीमार होकर हमारे पास आए, हम हमेशा चाहते हैं कि आप शुरुआत से ही अपने हेल्थ पे ध्यान दें ताकि आपको हार्ट अटैक होने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको
डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आपको करना है, यानी कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, तो नो योर नंबर्स, यानी कि जानिए कि आपका नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, और उसे मेंटेन कीजिए लाइफस्टाइल चेंजेस करके और दवाइयों के माध्यम से उन्हें कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि अगर आप उन्हें कंट्रोल करके रखेंगे तो वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। सो आई ऑलवेज से नो योर नंबर्स। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आज के जनरेशन में हम ये देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस कोई भी नहीं कर रहा है। ओबिसिटी इज़ ऑन द राइज। लोग जब घर आते हैं ऑफिस से, बच्चे जब घर आते हैं स्कूल से, दे डू नॉट गो टू द गार्डन टू प्ले। वो बाहर वॉकिंग करने नहीं जाते हैं, वो घर आते हैं, टीवी, मोबाइल, आईपैड, इस पे बैठ जाते हैं, जिसके वजह से फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। हर व्यक्ति को गाइडलाइंस के हिसाब से रोज़ कम से कम आधे घंटे अपने शरीर पे स्पेंड करके उसे एक्सरसाइज कराना है। सो दैट इज़ अ मेजर थिंग। एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यंग जनरेशन में आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। देर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू परफॉर्म, देर इज़ अ रैट रेस गोइंग ऑन, जिसमें हर व्यक्ति एक दौड़ में लगा हुआ है कि उसे कहीं पहुँचना है। इस स्ट्रेस इज़ वेरी बैड फॉर योर हार्ट। सो एवरीबडी मस्ट फाइंड अ वे टू डिस्ट्रेस योर सेल्फ। अगर आपको गार्डनिंग अच्छा लगता है तो वो करें, कुकिंग अच्छा लगता है कुकिंग करें, अगर आपको डांसिंग पसंद है डांसिंग करें, बट कम से कम हर दिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें ताकि आप अपने स्ट्रेस से बच के अपने आप को हेल्दी रखें, मेंटली एंड फिजिकली। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही वैल्यूएबल गाइडेंस जो है वो आज डॉक्टर सरिता मैम ने देने की कोशिश की है। नई एडवांस सर्जरीज आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की नौबत नहीं आए, ये आपको और हमको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।